आज की डेट है 2 मार्च 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉप न्यूज़ में पहला आर्टिकल है, रशियन आर्मी के द्वारा कुछ इंडियन को कांटेक्ट किया गया था। उनको बोला कि आप रसिया में आओ, वहाँ पर आपको अच्छा जॉब दिया जाएगा और साथ ही में आपको अच्छा वेतन दिया जाएगा। ये जब इंडियन पर्सन वहाँ पर गई तो कुछ समय तक तो उनको अच्छा वेतन दिया गया, अच्छी जॉब दी गई, साथ ही में उनका परिवार वालों से कॉन्टैक्ट भी था। बट अचानक क्या हुआ कि कुछ समय बाद में उनका परिवार वालों से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, उनके फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ हो गई और उनको सीक्रेट आर्मी ज्वाइन करवा दी गई और उनको वार जोन में भेज दिया गया, जिस वजह से कुछ जो इंडियन पर्सन थे उनकी डेथ हो गई। जब ये मुद्दा भारतीय गवर्नमेंट के सामने आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर त्वरित कार्रवाई की और रशियन गवर्नमेंट के सामने इस मुद्दे को उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ है वो इंडियन वापस अपने देश आ चुके हैं, बट कुछ अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल था टॉप न्यूज़ से। अब चलते हैं हमारे आज के आर्टिकल डिस्कशन में। हमारा पहला आर्टिकल है हनुमान द इंडिक एआई मॉडल से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि भारत जीपीटी द्वारा चैट जीपीटी जैसा ही एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। भारत जीपीटी एक आईआईटीएन का ग्रुप है, इसमें बहुत सारी आईआईटी बॉम्बे वगैरह ये सारी इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है भारत जीपीटी। तो इन्होंने चैट जीपीटी जैसा एक एआई मॉडल लॉन्च हुआ है। देखो एआई में जैसे मॉडल है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्च होते रहते हैं, तो आपको थोड़े बहुत इतने पता होना चाहिए कौन सा एआई मॉडल नाम क्या है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, थोड़ा बहुत आइडिया है ना तो आप आंसर कर लेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल में इस पर आंसर आना नहीं बने। मेंस में तो आएगा ना तो स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आएगा और उस पर आप एग्जांपल दे सकते हो, और प्रीलिम में तो कौन सा एआई है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया इस तरह देखना है। तो ये हनुमान इंडिक एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? भारत जीपीटी द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजी इसमें लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है उस पर ये काम करेगा, एलएलएम पर काम करेगा। 11 इंडियन भाषाओं में इसको काम करने की महारत हासिल, मतलब 11 इंडियन भाषाओं में ये काम करेगा। ठीक है जी। ये है टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, खुद ही स्पीच कर सकता है और भी ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे कि चैट जीपीटी में आप है ना ओनली टेक्स्ट ही काम कर सकते हो, ओनली लिख के ही काम कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट है, वॉइस है, वीडियो है, स्पीच है, अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं। इसके अलग अलग वर्जन होंगे, जो हेल्थ है, गवर्नेंस है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, इन सब पे काम करेंगे। एलएलएम की बात करें तो एलएलएम में क्या होता है, डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियली डेटा लर्निंग की जाती है, डीप लर्निंग की जाती है, और भी जो भी टेक्स्ट होते हैं ना उनको पढ़ा जाता है, जितने रिसोर्सेज उनको पढ़ा जाता है, उसके थ्रू ये एलएलएम काम करता है। ठीक है। ये ओपन टेक्स्ट है, विकीपीडिया है, इनके डेटा यूज़ करके एक प्रोग्रेस के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू नया एक डेटा बनाने का काम करता है। ये हमारा एआई मॉडल से संबंधित आर्टिकल था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है भारत टैक्स 2024 के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट को लॉन्च किया गया है। ये जो इवेंट है दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखो क्या हुआ है, ये जो इवेंट है ना इसमें 65 नॉलेज सेशन कंडक्ट होंगे। नॉलेज सेशन क्या होते हैं कि अलग अलग जो नॉलेज के सेशंस होते हैं ना कि अलग अलग पार्टिसिपेंट करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो 65 नॉलेज सेशंस वो कंडक्ट होंगे। टेक्सटाइल जो होता है, टेक्सटाइल उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने पर ध्यान दिया जाएगा। ग्लोबल स्तर के लोग आएंगे, जो अलग अलग वर्कर है, अलग अलग कंपनियों के सीईओ है, रिसर्चर है, इसमें सब आएंगे, शामिल होंगे और अलग अलग प्रकार से बताएंगे किस प्रकार से इसे सोल्व किया जा सकता है। इस दौरान जो हमारे हैंडमेड टेक्सटाइल हैं उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि वर्ल्ड स्तर पर उसका पता चले कि हमारी जो हैंडमेड टेक्सटाइल है कितनी अच्छी क्वालिटी की है, किसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। ठीक है। इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी का एक टारगेट है 5M, फार्मर टू फॉरेन वाया फाइबर, फैब्रिक और फैशन। तो ये 5F है, इसे आप याद रखना, आप मेंस में लिख सकते हो, फार्मर टू फॉरेन विया फाइबर, फैब्रिक और फैशन। इसका है ये हमारा टारगेट है प्रधानमंत्री जी का, तो इसके थ्रू इसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काउंसिल द्वारा, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। महत्व क्या है? ग्लोबल टेक्सटाइल को बढ़ावा देगा। हमारा इंडिया है वो ग्लोबल टेक्सटाइल हब बन जाएगा, जैसे बांग्लादेश है उससे भी अच्छा हब बन सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल था भारत टैक्स के बारे में। ये टैक्स है टेक्सटाइल से संबंधित है, टैक्स से नहीं है, वो कर से संबंधित टैक्स होता है उसके बारे में नहीं है। चलते हमारे थर्ड आर्टिकल की और। हमारा थर्ड आर्टिकल है वो सुदर्शन सेतु के बारे में है। सुदर्शन सेतु जो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टैंड ब्रिज है, इसके बारे में। न्यूज़ में क्यों है? ओखा व द्वारिका के बीच में कनेक्ट करने के लिए सुदर्शन सेतु का अभी प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। क्यों न्यूज़ में है? अभी गुजरात में ओखा और द्वारिका जी आपने सुना ही होगा, तो इनके बीच में दोनों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेट किया गया, इसलिए न्यूज़ की वजह से है। अब इस ब्रिज के बारे में बात करें तो ये एक सिग्नेचर ब्रिज होगा। यहाँ देख लो मैप में, यहाँ ऊपर ओखा है, यहाँ द्वारिका बेट है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया जाएगा, एक सिग्नेचर ब्रिज होगा।
जो कि सी लिंक होगा, मतलब सी को लिंक करने का करेगा। इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ है 2.32 किलोमीटर, यानी 2.32 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये 4 लाइन हाईवे होगा, मतलब 4 लाइन हाईवे होगा, 2 इधर 2 इधर। और कोस्ट की बात करें तो इसमें 900 करोड़ रुपए इसमें कोस्ट आई है। और जो NH हाईवे 95 है, मतलब 59 है, उसका ही पार्ट है। NH 51 का पार्ट है, सॉरी, NH 51 का ये पार्ट है। और इसमें सोलर पैनल जोड़े जाएंगे। इसमें जो पिलर वगैरह होंगे उस पर भगवान गीता वगैरह है, भगवत गीता वगैरह है, भगवान कृष्ण है, इनकी सबकी मूर्तियाँ वो लिखी होंगी, इनकी डिज़ाइनें की हुई होगी। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो टाइम कम लगेगा, कोस्ट में कमी आएगी, जो ट्रैवल करना आसान हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, ये सारे इसमें फ़ायदे भी होंगे। तो इसमें याद क्या रखना है, पहले तो सुदर्शन ब्रिज के बारे में, कहाँ पर है, गुजरात में है। किसको जोड़ेगा, ओखा को द्वारिका से जोड़ेगा। बाकी लंबाई वगैरह इतनी आपको जानने की जरूरत है नहीं, कोस्ट कितनी थी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्री स्टोरेज प्लान के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि सरकार के द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्री स्टोरेज प्लान का बनाने का योजना चला रही है सरकार अभी, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्री स्टोरेज प्लांट है वो भारत में बनाया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है, स्टोरेज प्लान बनाने की प्लानिंग चल रही है, इसलिए ये न्यूज़ का विषय है। ठीक है जी, और सरकार है ना, इसे सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से फुलफिल करने का काम करेगी। कैसे, देखो कोऑपरेटिव, जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा, ये कोऑपरेटिव होता है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव काम करते हैं। तो इसमें है ना कोऑपरेटिव को बढ़ावा देगा। कैसे कोऑपरेटिव को, ये जो बड़ा जो प्लांट बनेगा, ठीक है, स्टोरेज प्लांट बनेगा, इसमें अलग अलग किसान आएंगे, अपना माल संग्रहण करेंगे, रखेंगे, तो एक कोऑपरेटिव की तरह कार्य करेगा, तो इसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होगा। एक कोऑपरेटिव हाउस की तरह काम करेगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, 11 राज्यों में इसे चलाया जाएगा। ठीक है, पायलट बेस पे अभी परियोजना चलाई जा रही है, 11 राज्यों में ये चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें 700 लाख मेट्रिक टन तक कैपेसिटी है इसकी, यानी कि इस कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा, 700 लाख मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। कोस्ट वही कोस्ट 1.25 करोड़ रुपए इसकी कोस्ट आई है। ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो है ना अभी ख़राब हो सकता है, हमारा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में जो अनाज है वो ख़राब हो सकता है, उसमें 60% कमी आएगी, बिकॉज कि हमारे पास में संग्रहण करने की, कलेक्ट करने की, स्टोरेज करने की व्यवस्था थी नहीं, तो हम अच्छे से स्टोरेज कर पाएंगे, तो हमारा जो अनाज होगा वो ख़राब नहीं होगा, तो 6% उसमें कमी आएगी, 6% इसमें कमी आएगी। तो बेनिफिट ये होगा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होगा वो उसमें कमी आएगी। ठीक है, और किसान है वो इसमें अपना माल रख सकते हो, तो उनको अगर अभी प्राइस नहीं मिल रही है तो बाद में जब अच्छे से प्राइस हो, अच्छी कीमत मिल रही हो, तब वो बेच सकते हैं। तो किसानों को भी हेल्प हो जाएगी कि अपना माल जब चाहे तब बेच सकते हैं, तो किसानों की इनकम में भी हेल्प करेगी। साथ ही साथ में ये क्या है कि इसमें किसान जमा करके वो लोन भी ले सकते हैं, उनको रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट के थ्रू लोन भी मिल जाएगा, तो किसानों को इस प्रकार से भी हेल्प हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में कमी आएगी, हार्वेस्टिंग लॉस भी कम हो, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट इसमें हो सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल क्या है, चालुक्य पीरियड के बादामी टेम्पल है ना उसको भी डिस्कवर किया गया है, यही न्यूज़ विषय है। न्यूज़ है तेलंगाना में 1300 ईयर ओल्ड है वो टेम्पल खोजा गया है, जो टेम्पल खोजा गया है वो चालुक्य पीरियड से संबंधित है, जो बादामी चालुक्य है ना उनके पीरियड से संबंधित है। तो ये हमारा न्यूज़ था। अब देखो इसके बारे में देखने से पहले हम पहले टेम्पल के बारे में देख लेते हैं कि ये जो टेम्पल है ना ये परिहा द्वारा खोजे गए हैं, और ये टेम्पल कितने, 2 मंदिर इसमें खोजे गए, परिहा द्वारा से खोजे गए और 2 मंदिर इसमें खोजे गए। कहाँ पर ये खोजे गए हैं, ये खोजे गए हैं मुदिम निकाय में, एक गाँव है तेलंगाना में, जिस गाँव का नाम याद रखना, मुदिम निकाय में एक गाँव है तेलंगाना में, यहाँ पर खोजा गया है, जो कि कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है। दरअसल पहले क्या कहा जाता था कि चालुक्य डायनेस्टी है ना, डायनेस्टी मतलब चालुक्य राजवंश है, वो नर्मदा रिवर से कावेरी रिवर तक ही सीमित है, ऊपर नर्मदा नीचे कावेरी तक ही सीमित है, आगे उसका फैलाव नहीं है। बट जो अभी ये मंदिर मिले हैं ना ये इससे भी बाहर मिले, इससे 500 किलोमीटर दूर मिले हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि चालुक्य डायनेस्टी इससे भी बाहर तक फैली हुई थी, तो इससे ये मंदिरों से परिणाम स्वरूप ये साबित होता है। बादामी चालुक्य के बारे में बात करें, ये जो थे ये 6वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में थे, और इनका जो टेम्पल स्टाइल के बारे में बात करें, जो अभी टेम्पल मिले हैं ना ये कौन सी स्टाइल में मिले, ये टेम्पल मिले हैं नागरा स्टाइल के टेम्पल बने हुए थे, और जो नागरा स्टाइल है ये 543 से 750 के बीच में, ये जो अभी टेम्पल मिले ना ये 543 से 750 के बीच में की सदी में बनाए गए थे, और ये नागर स्टाइल के टेम्पल अभी मिले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो टेम्पल मिले हैं ना ये नागर स्टाइल के टेम्पल थे, और 543 से 750 के बीच में बनाए गए थे, और चालुक्य डायनेस्टी है वो 600 से 1200 ईस्वी के बीच में थी। ये टेम्पल मिले, ये पिरामिड के शेप के थे, बिकॉज की नागर स्टाइल है वो पिरामिड के शेप में होती है। यहाँ पर एक तो शिवलिंग मिले हैं जो कि पनवन भगवान जी का मंदिर है, और एक विष्णु जी का मंदिर यहाँ पर खोजा गया अभी।
अब चालुक्य राजवंश के बारे में बात करें तो ये 6वीं से 12वीं सदी के बीच में कहाँ पर ये लोकेटेड था? ये था ऊपर मध्य भारत देख लो, यानी नर्मदा नदी, और नीचे जो कावेरी रिवर है यहाँ तक ये फैला हुआ था। 6वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में था। सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच में इसका राज था। ये 3 टाइप थे, इसके मतलब अलग अलग थे। जैसे कि एक तो बादामी चालुक्य थे, एक ईस्टर्न बादामी चालुक्य, एक बादामी चालुक्य, एक ईस्टर्न चालुक्य, एक वेस्टर्न चालुक्य। तो ये 3 फॉर्म में राज किया था। मतलब पहले सबसे बड़े तो बादामी चालुक्य, फिर इनमें इनका जो डिक्लाइन हुआ तो ईस्टर्न चालुक्य आ गए, ईस्टर्न में राज किया, और वेस्टर्न में राज किया तो वेस्टर्न चालुक्य। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो बादामी चालुक्य सबसे बड़े थे, उनके डिक्लाइन के बाद में ईस्टर्न चालुक्य जो ईस्ट की ओर राज करते थे, ईस्ट में इनका किंगडम था, और वेस्ट की ओर राज करते थे तो वेस्टर्न चालुक्य हो गए। बादामी चालुक्य के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनल डायनेस्टी यही थी, मतलब मुख्य जो राजवंश था वो यही था। ठीक है, इनकी कैपिटल कहाँ थी? इनकी कैपिटल थी वातापी में। बादामी चालुक्य की कैपिटल वातापी में थी। ठीक है, ये जो थे 6वीं सेंचुरी से इन्होंने 9वीं सेंचुरी तक रूल किया था। फिर जो ईस्टर्न चालुक्य थे इनके बारे में बात करें तो ये 7वीं सेंचुरी में आए थे और 11वीं सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। ये डेक्कन में रूल करते थे। इनकी जो कैपिटल थी वो वेंगी में थी। बादामी चालुक्य की कहाँ थी? वातापी, और जो ईस्टर्न चालुक्य थी इनकी वेंगी में थी। बात करें वेस्टर्न चालुक्य की तो ये है 10th to 12th सेंचुरी के बीच में थे। ये 10th to 12th में थे, बादामी थे 7th to मतलब 6th to 9th तक, और जो ईस्टर्न थे वो 7th to 11th थे, और वेस्टर्न थे ये 10th to 12th तक थे। ये बादामी चालुक्य की जगह इन्होंने ली, पहले बादामी थी वो खत्म हो गई तो उनकी जगह इन्होंने ली थी वेस्टर्न चालुक्य ने। ठीक है जी, इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? कल्याणी में इनकी कैपिटल थी। तो कैपिटल याद रखना तीनों की, एक की वातापी है बादामी वालों की, ईस्टर्न की वेंगी, और वेस्टर्न की कल्याणी। ये 3 टेम्पल याद रखना, इनकी सेंचुरी याद रखना। ठीक है जी, अब बादामी चालुक्य के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये कन्नारी फैमिली से संबंधित थे। ये है ना कन्नड़ भाषा ज़्यादा प्रयोग करते थे। इनकी स्थापना है ना वो की गई थी 1543, मतलब 543 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी, 543 में इसकी स्थापना की गई थी, और इनकी स्थापना की गई थी पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा। पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं। अब इनके कुछ फेमस या इंपॉर्टेंट किंग के बारे में बात करें, फेमस इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट किंग या रूलर के बारे में बात करें तो वो थे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा स्थापना की गई थी, और पुलकेशिन सेकंड थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। ये हर्षवर्धन के टाइम में थे, और इनका युद्ध हुआ था हर्षवर्धन से हुआ था। तो इन्होंने हर्षा को नर्मदा रिवर पर हराया था। इनके और हर्षा के बीच में युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, तो इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के किनारे हराया था। देखो हर्षवर्धन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर था, बट नॉर्थ में तो इसने काफ़ी ज़्यादा फैलाया। जब साउथ में ये एक्सपेंड करने को गया तो यहाँ पर इनका टकराव हो गया हर्षवर्धन का पुलकेशिन सेकंड से, तो साउथ में ये एक्सपेंड कर नहीं पाया था। हर्षवर्धन नॉर्थ में एक्सपेंड करवाया था, साउथ में एक्सपेंड नहीं कर पाया था। तो हर्षवर्धन के टाइम में पुलकेशिन सेकंड थे, और इन्होंने नॉर्थ में भी अपना काफ़ी एक्सपेंड किया था। और पल्लव किंग थे जैसे नरसिंहवर्मन थे, इनके साथ इनकी बैटल हुई थी, और इस बैटल का जो रिजल्ट निकला था इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नरसिंहवर्मन के साथ में इनकी बैटल याद रखना, इस बैटल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस बैटल का नाम क्या था? इस बैटल का नाम आप याद रखना वातापी, बैटल ऑफ वातापी, जो कि 1642 642 ईस्वी में बैटल ऑफ वातापी हुई थी। इस वातापी की बैटल में नरसिंहवर्मन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नरसिंहवर्मन की जीत हुई थी और पुलकेशिन सेकंड की हार हुई थी, और इसमें है ना पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये पुलकेशिन सेकंड के बारे में था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक तो हर्षवर्धन को हराया था इन्होंने, नरसिंहवर्मन से हारे थे। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखना। अब बात करते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट की। ये भी चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित थे। इन्होंने स्वयं को राजमल्ला की उपाधि दी थी। पल्लवों को इन्होंने हराया था, पल्लवों को हराने के बाद में इन्होंने राजमल्ला की उपाधि स्वयं को दी थी, और इन्होंने पल्लवा से एरिया अपना वापस ले लिया था, जो कि नरसिंहवर्मन ने लिया था, वो एरिया इन्होंने वापस ले लिया था। पुलकेशिन सेकंड के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो 733 से 744 के बीच में था। 733 से 744 के बीच में इन्होंने राज किया था, रूल किया था। इन्होंने काफ़ी ऊंचाई तक इनके किंगडम को पहुंचा दिया था। जो चालुक्य वंश था ना, बादामी चालुक्य वंश, वो इनके कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा फैला गया था। इन्होंने चोल चेल पांडे इनको हराया था, पल्लवों को भी हराया था, जिन्होंने नरसिंहवर्मन सेकंड का बदला लिया था। नरसिंहवर्मन सेकंड ने इनके जो पूर्वज थे ना पुलकेशिन सेकंड, इनको हरा के राज लिया था, और इन्होंने इनको वापस ले लिया था, वो जी विजय पूरा वापस ले लिया था, जो भी एरिया था वापस ले लिया था। फिर इनके डिक्लाइन के बारे में बात करें तो राष्ट्रकूट जो किंग थे दंतीदुर्ग, इन्होंने 753 में इनको वापस हराया। जो इनके लास्ट किंग थे कीर्तिवर्मन को दंतीदुर्ग ने हराकर इनका जो किंगडम था उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद में राष्ट्रकूट किंगडम स्टार्ट हुआ था। इनके दौरान जो ट्रेवलर थे हुआनसांग, चाइनीज ट्रेवलर थे, वो भी यहाँ पर विजिट किए थे,
ये पुलकेशिन सेकंड के भी कोर्ट में आए थे और हर्षवर्धन के भी कोर्ट में गए थे। तो ये याद रखना, हुआन सांग किन के कार्यकाल में आए थे, ये चाइनीज ट्रेवल थे, ये इनके कार्यकाल में ही आए थे, पुलकेशिन सेकंड के कार्यकाल में आए थे। अब ये इनके आर्किटेक्चर की बारे में बात करें, बादामी चालुक्य की आर्किटेक्चर की, तो ये है ना 5th से 8th सेंचुरी के बीच में आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस हुआ था। इसमें वसारा स्टाइल थी। वसारा स्टाइल में क्या होता है, नागर स्टाइल प्लस द्रविड़ स्टाइल का दोनों का मिक्सचर होता है। एक तो नागर स्टाइल आप जानते हो, जो कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बनते हैं वो नागर स्टाइल में बनते हैं, और द्रविड़ में साउथ इंडिया में बनते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो वसारा स्टाइल होता है, ये मिक्सचर होता है दोनों का। ठीक है, काफ़ी इसके एग्जाम्पल की बात करें, वसारा स्टाइल के टेम्पल की एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अहोलकट जो टेम्पल है वो वसारा स्टाइल में बनाया गया है। बादामी का टेम्पल है वो वसारा स्टाइल में है। फिर पत्तडक्कल का जो टेम्पल है, ये जो टेम्पल है ये वसारा स्टाइल में बने गए थे। अभी रिसेंट में एग्जाम्पल दिखने को मिला, होयसल का जो टेम्पल है ना वो भी वसारा स्टाइल का ही देखने को मिलता है। तो अहोल, बादामी, पत्तडक्कल, होयसल टेम्पल है वो सारे वसारा स्टाइल के टेम्पल के एग्जाम्पल है। अभी पार्वती का जो मंदिर है जो संदरुक में, वो भी वसारा स्टाइल का टेम्पल है। तो ये आज की डिस्कशन में इतना था। अब कुछ क्वेश्चन देख लो। तो पहला CSTO से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका इंडिया मेंबर है, नहीं इंडिया मेंबर नहीं है, तो पहला फॉल्स हो जाएगा। काजीरंगा अरुणाचल प्रदेश में, नहीं ये असम में, तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा शिव मैत्री इंडिया जापान के बीच में, तो इंडिया जापान सही है, इंडिया श्रीलंका नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इंडिया जापान के बीच में शिव मैत्री होता है। ठीक है जी, तो ये आज की डिस्कशन में इतना था। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।